हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया। हमने कहा कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक प्रोसेस के बारे में कि एक पेरेंटल सेल डॉटर सेल्स में कैसे डिवाइड होता है। हमने कहा था कि जो सेल डिवाइड होता है, जिस सेल में डिवीज़न होती है, उस सेल को हम पेरेंटल सेल बोलते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, जो रिज़ल्ट आता है, तो उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। फिर हमने कहा कि ये पूरी एक साइकिल होती है जिसके अंदर 2 फेजेस होते हैं। हमने कहा अगर एक पेरेंटल सेल को 2 सेल्स में डिवाइड होना है तो उसको एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और उस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया था सेल साइकिल। अब सेल डिवीज़न क्या होता है? देखिए, सेल डिवीज़न पूरी सेल साइकिल में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे सच में सेल एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होता है, या फिर डिवीज़न होती है उसमें, पेरेंटल सेल में। अब हम कहेंगे फिर बाकी पूरी साइकिल में क्या हो रहा था। तो बाकी पूरी साइकिल में हमारा जो सेल है, पेरेंटल सेल है, उसके अंदर तैयारियां हो रही थी। वो अपने आप को तैयार कर रहा था, अपने अंदर के सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको डुप्लीकेट कर रहा था, उनको डबल कर रहा था। जो हमारा डीएनए है उसको डबल कर रहा था। फिर हमने कहा कि देखिए, जो पूरी सेल साइकिल है उसके अंदर 2 मेजर फेजेस होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस वो फेज़ है जिसके अंदर सेल अपने आप को पूरा तैयार करता है। जो चीज़ मैंने अभी बताई कि अपने अंदर की सारी ऑर्गेनेलीज को डबल करता है, अपना डीएनए डबल करता है, ये सब चीज़ें करता है। वहीं पे दूसरा फेज़ आता है एक्चुअल सेल डिवीज़न का, जहाँ पे सच में सेल डिवाइड होएगा, और उस फेज़ को हम नाम देते हैं एम फेज़। ठीक है, हमने इंटरफेज़ में कुछ सब स्टेजेस पढ़ी थी, जैसे G1, S, G2, इनके बारे में हमने बात कर ली थी और मैंने कई बार रिवाइज़ भी करवा दिया है। फिर हमने अपना एम फेज़ पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा कि एम फेज़ में हमें एक्चुअल सेल डिवीज़न पढ़ना है, और एक्चुअल जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसको 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि अपना न्यूक्लियर डिवीज़न करना होता है। वहीं पे दूसरी चीज़ आती है हमारी साइटोकाइनेसिस, यानी अपना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना पड़ता है। जब एक सेल दोनों चीज़ें कर लेगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तब जाके वो डिवाइड होएगा। तो हम एम फेज़ में पहले शुरू करते हैं पढ़ना अपना कैरियोकाइनेसिस। फिर हमने कैरियोकाइनेसिस में माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस हमने पूरा पढ़ा। और उसके बाद में फिर हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा। हमने कहा कि साइटोकाइनेसिस 2 तरह की होती है। एनिमल सेल में अलग तरह से होती है, प्लांट सेल में अलग तरह से होती है। हमने कहा कि जो एनिमल सेल है उसमें फरो बनता है, और उसमें सेंट्रीपिटल होते हैं। जो हमारी मूवमेंट होती है वो सेंट्रीपिटल मूवमेंट होती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ ऐसे 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 करके फरो बनता है, और एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। वहीं पे जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, फरो नहीं बन सकता, वहाँ पे सेल प्लेट बनती है, और वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट होती है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने मियोसिस पढ़ना शुरू कर दिया था। ये तो हो गया था पूरा माइटोसिस वाला। फिर हमने मियोसिस पढ़ना शुरू किया। मियोसिस में हमने कहा था कि मियोसिस जो होता है वो एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है। मैंने रिडक्शनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न के बारे में 3 बार बता दिया है इसी चैप्टर में। तो आप अगर किसी ने अभी तक वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, या कुछ भी अभी तक जो मैंने बताया उनमें से समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में काफ़ी अच्छे से समझाया, और अगर मैं हर वीडियो में इतना समझाऊंगी तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो फिर हमने अब मियोसिस की बात करते हैं। हमने मियोसिस में कहा था कि मियोसिस जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। हम कहते हैं कि हमने मियोसिस 1 पढ़ना शुरू किया। मियोसिस 1 में हमने कहा कि हमने जैसे माइटोसिस में स्टेजेस पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही होंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फिर हम कहते हैं कि हम वहाँ पे क्या होता था, प्रोफेज में एक सिंगल स्टेप में प्रोफेज हो रहा था,
लेकिन यहाँ पे मियोसिस 1 में प्रोफेज जो है उसकी कुछ सब स्टेजेस है, उसके अंदर भी कुछ हमने डिवीज़न की हुई है। प्रोफेज में हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज पढ़ी, फर्दर कुछ स्टेजेस पढ़ी, कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, फिर हमने डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। मैंने इनको याद करने के लिए ट्रिक भी दी थी, लता ज़रा पानी दे दो, ठीक है। और तो हमने यहाँ तक कल की वीडियो में बात कर ली थी। अभी तक अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिए, छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं है। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमें करना है सबसे पहले मेटाफेज़ 1। ये चीज़ सब तभी समझ आएगी जब आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम लोग कहते हैं मेटाफेज़ 1। जिन लोगों ने माइटोसिस पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो हमने वहाँ पे मेटाफेज़ में क्या चीज़ करी थी, और मैंने वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करके बताई थी, अभी वो मैं बताऊँगी दोबारा से। तो यहाँ पे क्या होता है मेटाफेज़ में, अब जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी उन्हें क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता चल गया होगा, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया होगा। तो अब देखते हैं, हम कहते हैं कि मेटाफेज़ में क्या होता है कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके मतलब कह सकते हैं लाए हो जाते हैं, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे आके बैठ जाते हैं यार, क्या सेटल हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लेट जाते हैं, ठीक है। कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे माइटोसिस के मेटाफेज़ में सिर्फ एक ही मेटाफिजिक प्लेट बन रही थी, ये एक ही प्लेट बन रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लेट्स बन रही है। अब क्यों? वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन थी, ठीक है। और मैंने ये भाई बहुत बार बता दिया है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम्स नहीं है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लीजिए, मैंने मतलब बहुत बार बता दी ये चीज़, ठीक है। और तो ये चीज़ हो गई, लेकिन ये था माइटोसिस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे 2 हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज़ एक बारी वो वीडियोस देख लीजिए, एटलीस्ट मियोसिस की वीडियो तो देख लीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा, और मियोसिस और माइटोसिस की, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि यार वहाँ पे एक बन रही थी मेटाफिजिक प्लेट, यहाँ पे दो प्लेट है यहाँ पे, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 मेटाफिजिक प्लेट बनती हैं, ठीक है। बस यही चीज़ थी मेटाफेज़ में, अभी यही पढ़ना है। फिर हम कहते हैं एनाफेज़। एनाफेज़ में इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, मियोसिस का ये एनाफेज़ 1 है, ठीक है। और मैंने माइटोसिस जब पढ़ाया था मैंने कहा था कि हम लोग मियोसिस में एक डिफरेंस देखेंगे। तो हमने वहाँ पे क्या कहा था, हमने माइटोसिस में कहा था, जो हमारा माइटोसिस का एनाफेज़ था, हमने कहा था कि वहाँ पे हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो सेपरेट हो रही थी। याद कीजिए उस चीज़ को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है यार, बस एक बार आप ध्यान से समझिए। हमने माइटोसिस में कहा था कि जो हमारा सेंट्रोमियर था वो सेपरेट हो रहा था, और जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड थी वो अलग अलग हो रही थी। जो हमारा सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट हो रहा था, और जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड थी वो अलग अलग हो रही थी, सेपरेट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे पता क्या होगा, एनाफेज़ 1 के अंदर ये होगा कि यहाँ पे हमारी सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगी, यहाँ पे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं। अब होमोलोगस क्या होता है, पहले वाली वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हमारा स्पिंडल फाइबर आए ऐसे, तो उन्होंने इन दोनों क्रोमोसोम को इधर कर लिया, वहीं पे इधर ऐसे आया एक सेंट्रोम वो स्पिंडल फाइबर, और उन्होंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये दोनों ऊपर चले गए, ये दोनों नीचे आ गए, तो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ माइटोसिस वाले केस की, तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, ऐसे था,
मैंने ये बात कई बार बताई है कि यार इन चीज़ों को ना हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये जो ऐसे दिख रहा है इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। कुछ लोग इसे क्रोमोसोम समझ लेते हैं, तो ये क्रोमोसोम नहीं होता। हमें क्रोमोसोम जब भी काउंट करने हो कि कितने क्रोमोसोम है, तो हम देखते हैं कि कितने सेंट्रोमियर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना आप प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिए। तो हम कहते हैं कि माइटोसिस में क्या हो रहा है कि ऐसे एक स्पिंडल फाइबर आया और ऐसे एक स्पिंडल फाइबर आया, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे ये सेंट्रोमियर है बीच वाला सेंट्रोमियर टूट जाएगा, यानी कि स्प्लिट हो गया, और जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो गई। तो यार माइटोसिस में हो रहा था कि जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड थी वो अलग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मियोसिस के एनाफेज में क्या हो रहा है, जो हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो रहे हैं। ठीक है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ याद रखनी है। अब टीलोफेज 1 में तो सेम चीज़ होएगी जैसे हमने माइटोसिस पे पढ़ा था। टीलोफेज 1 में ना यार प्रोफेज का उल्टा होता है। प्रोफेज में क्या होता है, सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी डिसअपियर हो जाती है। तो लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, सब कुछ वापस आने लग जाता है। वो ऑर्गेनेलीज वापस आ जाती हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, बस यही चीज़ होती है। तो ये था हमारा मियोसिस 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में बस यही पढ़ना था, हम देखेंगे मियोसिस 2 नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूँ जो मियोसिस 2 होता है वो माइटोसिस की तरह ही है, बाकी कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends and subscribe my YouTube channel. And if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you so much.